नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। एक्चुअली ये पूरी तरह सही नहीं है। आर्टिकल 29 के कुछ हिस्सा माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देते हैं। आज हम आर्टिकल 29 को लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ डिटेल में समझेंगे। सो व्हाट इज़ आर्टिकल 29? तो बेसिकली आर्टिकल 29 पार्ट 3 में आता है, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ये बेसिकली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना, कल्चरल आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशंस को रोकना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 इंश्योर्स दैट इंडिया रिमेन्स वन नेशन विद मैनी कल्चर्स। आर्टिकल 29 के अंदर दो क्लॉज आते हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 1 बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर किसी ग्रुप की अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है तो उनको उस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अपनी पहचान बचाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। एक बात ध्यान देने वाली है, इस पर ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ओके, माइनॉरिटी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का मतलब है कि यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, कल्चरल ग्रुप्स भी हो सकते हैं और इवन मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं। सब इस प्रोटेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो तमिल लैंग्वेज स्पीकर्स तमिलनाडु में मेजॉरिटी हैं, फिर भी तमिल लैंग्वेज, तमिल लिटरेचर और तमिल स्क्रिप्ट और तमिल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 29 क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसी तरह बोडो कम्युनिटी, कश्मीरी स्पीकर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, सबको अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कंजर्व करने का राइट है। राइट टू कंजर्व का मतलब है कि कंजर्व का मतलब सिर्फ बचाने से नहीं है, इसकी एक ब्रॉड मीनिंग है, जैसे कि प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, मेंटेन करना और फ्यूचर जनरेशंस को ट्रांसफ़र करना। यानी लिटरेचर पब्लिश करना या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करना, सब आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में आता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का कंसर्न था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ स्मॉल कम्युनिटीज़ अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर सकती हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ना हो तो लैंग्वेज डिसअपियर हो सकती है, स्क्रिप्ट एक्सटिंक्ट हो सकती है, कल्चरल ट्रेडिशंस खत्म हो सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 29 क्लॉज 1 इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है। अब अगर हम क्लॉज 2 की बात करें तो क्लॉज 2 में लिखा है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। किसी भी सिटीजन को एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रिलीजन अलग है या उसका रेस अलग है या उसकी कास्ट अलग है या उसकी लैंग्वेज अलग है और या एनी ऑफ देम। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे नोट करने वाला है वो है नो सिटीजन। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 हर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स और बुद्धिस्ट सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर इंस्टीट्यूशनल कवरेज की बात करें तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 अप्लाई होता है किन किन पे? एक तो ये अप्लाई होता है स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशंस पे और दूसरा स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस पे। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड लेता है तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑन ग्राउंड्स ओनली। मीन्स अगर एडमिशन रिजेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ मेरिट कम थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं था, सीट अवेलेबल नहीं थी तो वैलिड है। लेकिन अगर एडमिशन रिजेक्ट किया गया इस बेसिस पे कि हम इस रिलीजन के स्टूडेंट को नहीं लेते या हम इस लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देंगे तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 वायलेट होगा। आर्टिकल 29 इज मच मोर देन अ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन प्रोविजन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू इंडिया सिविलाइजेशन डाइवर्सिटी। ऑन अ वन हैंड इट प्रोटेक्ट्स द लैंग्वेज, द स्क्रिप्ट, the traditions and culture from disappearing. On the other hand, it guaranteed the every citizen get equal access to educational institutions without any sort of discriminations. In one sentence, Article 29 preserves India's diversity while strengthening equality, making it a cornerstone of India's multicultural democracy and the ideal of unity in diversity. अब अगर हम बात करें आर्टिकल 29 क्लॉज 1 की तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में लिखा है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ओके, देन एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट व्हाट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। सबसे पहले ट्राई करते हैं कि इस प्रोविजन को हम टुकड़ों में समझते हैं।
सबसे पहले लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव राइट टू कंजर्व मीन्स प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट। ओके, तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत केयरफुली वर्ड यूज़ किया है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ वर्ड नहीं लिखा गया है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा गया है। मतलब माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, सबको प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर हम एग्जांपल से समझें, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था तमिल स्पीकर्स का, जो तमिल स्पीकर्स इन तमिलनाडु, वो मेजॉरिटी में है तमिलनाडु में, तो फिर भी तमिल लैंग्वेज, तमिल लिटरेचर और तमिल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 29 क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 सिर्फ माइनॉरिटीज तक लिमिटेड नहीं है। वो सेकंड फ्रेज पढ़ते हैं इस आर्टिकल का, उसमें लिखा है कि रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, इस प्रोटेक्शन पूरे इंडिया में अवेलेबल है। किसी भी एरिया में रहने वाला कल्चरल ग्रुप इस राइट को यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल, लद्दाख की कल्चरल कम्युनिटी, नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटीज़, तमिल कम्युनिटीज़, बोडो कम्युनिटीज़ और कश्मीरी स्पीकिंग ग्रुप, सबको प्रोटेक्शन मिल सकता है। हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो उस ग्रुप की पहचान हो। एग्जाम्पल, तमिल, बोडो, मणिपुरी, संथली, कश्मीरी। अगर लैंग्वेज किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट का मतलब है लैंग्वेज लिखने का तरीका। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू, पार्सियन और अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बल्कि उसकी स्क्रिप्ट को भी प्रिजर्व करना चाहता है, क्योंकि लैंग्वेज खत्म होने से पहले अक्सर उसकी स्क्रिप्ट खत्म होती है। उसके बाद डिस्टिंक्ट कल्चर, ये सबसे ब्रॉड टर्म है। कल्चर में इंक्लूड होता है क्या क्या? ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, फूड हैबिट्स, लिटरेचर, हेरिटेज। एग्जाम्पल, तमिल कल्चर में क्या क्या? भरतनाट्यम, पोंगल, संगम लिटरेचर। पंजाबी कल्चर, बांग्रा, पंजाबी फोक ट्रेडिशंस। ट्राइबल कल्चर्स में जैसे इंडिजीनियस कस्टम्स, फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ये सब आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के प्रोटेक्शन के अंडर आ सकते हैं। उसके बाद शैल हैव द राइट, ये सिर्फ मोरल राइट नहीं है। शैल हैव द राइट मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर स्टेट किसी कम्युनिटी की लैंग्वेज या कल्चर को अनफेयरली सप्रेस करे तो वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकती है। राइट टू कंजर्व द सेम, ये आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कंजर्व का मतलब है सिर्फ सेव नहीं होता, कंजर्व का मतलब है टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट, टू मेंटेन, टू डेवलप एंड टू पास टू फ्यूचर जनरेशंस। अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूं, जैसे कि a community can publish books, a community can preserve their literature, a community can organize cultural festivals, they can teach their traditional customs. Okay, so why did constitution makers included this right? इंडिया दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, काउंटलेस कल्चरल ट्रेडिशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फियर था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो स्मॉल लैंग्वेजेस डिसअपियर हो सकती हैं, ट्राइबल कल्चर खत्म हो सकता है, लोकल ट्रेडिशंस लूज हो सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को इंक्लूड किया गया। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करें तो एक DAV कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वॉज इन 1971। ओके, इशू क्या था? इशू ये था क्या पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करना आर्टिकल 29 क्लॉज 1 वॉयलेट करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, स्टेट किसी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकता है जब तक दूसरी कम्युनिटी की लैंग्वेज और कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा हो। दैट इज, प्रमोटिंग वन लैंग्वेज इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 1 अनलेस अदर कल्चर आर सप्रेस्ड। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 इज अ कॉन्स्टिट्यूशंस प्रॉमिस दैट नो लैंग्वेज, नो स्क्रिप्ट, नो कल्चर, whether of a minority or of majority community, will disappear without protection. It ensures that India's unity is built on diversity rather than the uniformity. So चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के बारे में। ठीक है, उससे पहले मेरा एक सिंपल से क्वेश्चन है आप लोगों से, कैन अ गवर्नमेंट कॉलेज refuse admission because you are a Muslim or you are a Hindu or you are a Dalit or because you speaks a different language? The constitution gives a very clear answer, absolutely not. And that's the essence of article 29 clause 2. So article 29 clause 2, no citizen shall be denied admission. No citizen shall be denied admission into any education institutions maintained by state, receiving aid out of state funds on grounds only ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली, दैट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशनल इक्वेलिटी होनी चाहिए,
किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को। ठीक है, ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एजुकेशन के फील्ड में सिटीजन्स के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन इस क्लॉज को समझ लेते हैं। नो सिटीजन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ माइनॉरिटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं लिखा है। नो सिटीजन मतलब प्रोटेक्शन मिलता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और एनी अदर सिटीजन, तो सिटीजन्स। ओके, तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एक यूनिवर्सल राइट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेज 2 देखें तो उसमें लिखा है सेल बी डिनाइड एडमिशन, मतलब किसी सिटीजन को एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। एडमिशन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड फॉर प्रोहिबिटेड रीजंस, या ये एजुकेशनल एक्सक्लूजन के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। दैट इज आप किसी सिटीजन को एडमिशन से मना नहीं कर सकते फॉर प्रोहिबिटेड रीजंस। उसके बाद थर्ड फ्रेज पे अगर हम जाएं, इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और अदर एजुकेशनल बॉडीज, मतलब प्रोटेक्शन सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है। इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट्स फंड्स। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस पब्लिक मनी से चल रहे होते हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। उसके बाद रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट एड लेती हैं उन पर भी आर्टिकल 29 क्लॉज 2 अप्लाई होता है। प्राइवेट एडेड स्कूल, प्राइवेट एडेड कॉलेज और एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। रीजन, स्टेट फंडिंग क्या है, पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं इसी आर्टिकल में। ग्राउंड्स, यहाँ वर्ड ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने रिपीटेडली एम्फेसाइज किया है कि एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता अगर रीजन सिर्फ रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो या लैंग्वेज हो। आप इन बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई कॉलेज कहे हम उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे तो ये तो वायलेशन हुआ, या कॉलेज कहे कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्टूडेंट को एडमिशन देंगे, ये भी इस आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन हुआ। या अगर कॉलेज कहे कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को एडमिशन देंगे तो ये भी आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन हुआ। बट अगर रिजेक्शन मेरिट बेस्ड है, मार्क्स कम है, एलिजिबिलिटी नहीं है, इनसफिशिएंट सीट्स हैं या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये वैलिड ग्राउंड्स हैं, क्योंकि रिजेक्शन रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे नहीं हुआ है, तो रिजेक्शन मेरिट बेस्ड पे हो सकता है। अब जो ग्राउंड्स मेंशन है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में, तो सबसे पहले है क्या, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। सिटीजन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिस्ट है कि सिख है या जैन है या बुद्धिस्ट है। कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन प्रोहिबिटेड है। लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज आर्टिकल 29 क्लॉज 2 नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉलोनियल इंडिया और कम्युनल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस देखा था। उनको फियर था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम्युनिटी बेस्ड एक्सक्लूजन का टूल बन सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहा कि पब्लिक फंडेड एजुकेशंस मस्ट रिमेन ओपन टू ऑल सिटीजंस। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन डाला और लिख दिया कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन मस्ट रिमेन ओपन टू ऑल सिटीजंस। Okay, so thank you everyone for watching the video. Please do like, share, subscribe. Bye.